कुछ देर बाद हमारे ड्राइवर ने गाड़ी लाल ईंटों वाले एक बंगले के सामने रोकी जो सड़क के किनारे था। कुछ दूरी पर एक लंबी इमारत थी। बाकी हर दिशा में बियाबान का ढलान जो सूखी पत्तियों की वजह से तांबे के रंग का था और क्षितिज तक फैला हुआ था। पश्चिम की ओर घरों का समूह था जहां मेपल्टन अस्तबल थे। हम सभी लपक कर बाहर आए, शर्लॉक होम्स के सिवा, जो अब भी पसरा रहा, और उसकी आंखें आसमान की ओर लगी थी। वह अपने ख्यालों में पूरी तरह डूबा हुआ था। जब मैंने उसकी बाह छुई तब वह चौंक कर उठा और गाड़ी के नीचे उतर आया। ओ माफ करना, वह बोला। मैं यूं ही सोच में डूब गया था। उसकी आंखों में चमक थी और हाव भाव में उत्साह, जिससे मुझे यकीन हो गया था कि उसके हाथ में कोई सुराग है, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह जानता था, पर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि उसे कौन सा सुराग मिला होगा। शायद तुम फौरन घटनास्थल पर चलना चाहोगे मिस्टर होम्स, ग्रेगरी ने कहा। मैं सोचता हूं कि मैं यहीं रहना चाहूंगा और एक दो मुद्दों पर गौर करूंगा। स्ट्रेकर को वापस यहीं पर लाया गया था, होम्स ने जवाब दिया। हाँ, उसे ऊपर लिटाया गया है। जांच कल की जाएगी। यह कुछ सालों से तुम्हारी नौकरी कर रहा था, कर्नल रॉस। मुझे वह बहुत ही अच्छा नौकर लगता रहा है। मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम्हारे पास उन चीजों का ब्यौरा है जो मौत के बाद उसकी जेब से मिली थी, इंस्पेक्टर। ये सारी चीजें सीटिंग रूम में रखी है, अगर तुम देखना चाहो। हाँ, मैं उन्हें अवश्य देखना चाहूंगा। हम सब आगे वाले कमरे में गए। बीच में रखी मेज के इर्दगिर्द बैठ गए। इंस्पेक्टर ने एक चौकोर टीन का बक्सा खाली किया और हमारे सामने कुछ चीजों का छोटा सा ढेर लगा दिया। उसमें 2 इंच की मोमबत्ती, एक पाइप, सोने की जंजीर वाली चांदी की घड़ी, लंबी कटी कैवेंडिश चॉकलेट, सोने के 5 सिक्के, एल्यूमिनियम का पेंसिल केस, कुछ कागजात, हाथी दांत के हैंडल वाला चाकू, जिसकी धार नाजुक थी पर मोड़ी नहीं जा सकती थी, जिस पर वाइस एंड कंपनी, लंदन लिखा था। यह तो बड़े अलग किस्म का चाकू है। होम्स ने उसे उठाकर बारीकी से देखा। मैं समझता हूं, क्योंकि इस पर मुझे खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो यही उस मृतक के हाथ में पाया गया चाकू है। वॉटसन, यह चाकू तुम्हारे मतलब का है। इसको हम मोतियाबिंद चाकू कहते हैं, मैंने कहा। मुझे भी यही लगा था। एक बड़ी ही नाजुक धार जो बड़ी बारीकी से काटने के काम आती है, पर किसी मुश्किल काम में लगे व्यक्ति के लिए यह चाकू लेकर घूमना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यह उसकी जेब में रखा ही नहीं जा सकता था। इसकी नोक कार्क के गोले से ढकी थी, जो हमें इसकी लाश के पास मिली, इंस्पेक्टर बोला। इसकी पत्नी बताती है कि चाकू कुछ दिनों तक ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा था और कमरे से निकलते समय उसने इसे उठा लिया था। यह एक मामूली हथियार था, पर उस समय शायद यही उसके हाथ लगा होगा। हाँ, हो सकता है। ये कागज कैसे हैं? इनमें से 3 भूसा विक्रेताओं के ब्यौरे हैं। एक कर्नल रॉस की लिखे हुए निर्देशों की चिट्ठी है। एक यह 37 पाउंड का बिल है, जो बार्ड स्ट्रीट की मैडम लेसूरियट ने विलियम डार्बिशर के लिए भेजा है। मिसेस स्ट्रेकर बताती है कि डार्बिशर उसके पति का दोस्त है और कभी कभी उसके पत्र उनके पते पर आते थे। मैडम डार्बिशर को महंगी चीजें पसंद आती है। होम्स ने वह कागज पढ़ते हुए कहा, एक ड्रेस के लिए 22 गिनी बहुत महंगी है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मालूम हो सकता, और अब हम घटनास्थल पर चलते हैं। जब हम सीटिंग रूम से बाहर आए तो गलियारे में इंतजार करती एक स्त्री आगे आई और इंस्पेक्टर की बाह पर हाथ रख दिया। उसका चेहरा निचुड़ा हुआ था, पतला और जानने को उत्सुक, और उस हॉल में हुए हादसे की छाप थी। क्या उनको ढूंढ निकाला? क्या तुमने उनको ढूंढ लिया? वह हाम्फी। नहीं मिसेस स्ट्रेकर, पर मिस्टर होम्स लंदन से हमारी मदद करने आए हैं और हम हल निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जरूर। क्या मैं तुमसे प्लाईमाउथ में एक पार्टी के दौरान कुछ समय पहले नहीं मिल चुका हूँ, मिसेस स्ट्रेकर? होम्स ने पूछा। नहीं सर, आपको धोखा हुआ है, उस स्त्री ने कहा। अरे, मैं यह भी कह सकता हूँ कि तुमने हल्के भूरे रंग की सिल्क की ड्रेस पहनी थी, जिस पर किनारे में शुतुरमुर्ग के पंख लगे थे। मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है, स्त्री ने जवाब दिया। ओह, बात साफ हो गई, होम्स ने माफी मांगते हुए कहा और इंस्पेक्टर के पीछे पीछे बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद हम उस गड्ढे के पास पहुंचे जहां लाश मिली थी। उसके नीचे वह झाड़ी थी जहां कोट टंगा हुआ था। मैं समझता हूँ उस रात हवा बिल्कुल नहीं थी, होम्स ने कहा। नहीं, पर बहुत तेज बरसात हो रही थी, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। उस हालत में ओवरकोट वहां पर उड़कर नहीं गया, बल्कि वहां पर रखा गया था। हाँ, पर वह झाड़ी पर था। तुम्हारी बात सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इस जगह बहुत ज्यादा आना जाना रहा है। इसमें शक नहीं है कि सोमवार की रात से यहाँ कई पैर आए गए हैं।
यहाँ पर एक चटाई सी बिछा दी गई और हम सब उस पर खड़े थे। बहुत बढ़िया। इस बैग में मेरे पास एक बूट है जो स्ट्रेकर ने पहना हुआ था, फिट्जरॉय सिम्पसन का एक जूता और सिल्चर ब्लेड की एक पुरानी नाल भी। माय डियर इंस्पेक्टर, तुम बहुत ही काबिल हो। होम्स ने बैग लिया और गड्ढे में उतरकर मैटिंग बीच में सरका दी, फिर मुंह के बल लेटकर हाथों पर थोड़ी धरे उसने अपने सामने पड़ी मिट्टी को परखा। आहा, अचानक वह बोला, यह क्या है? यह एक मोम का टुकड़ा था, आधा जला हुआ, और उस पर इतनी धूल जमा थी कि पहले तो वह लकड़ी का टुकड़ा लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इसे कैसे चूक गया, खिसियाकर इंस्पेक्टर ने कहा। यह मिट्टी में गड़ा हुआ था, इसलिए दिखाई नहीं पड़ा। मुझे तो इसलिए दिखा क्योंकि मैं उसको ढूंढ रहा था। क्या तुम उम्मीद कर रहे थे कि तुम इसे ढूंढ लोगे? मुझे लग रहा था कि यह नामुमकिन नहीं है। उसने बैग में से बूट निकाले और उनको जमीन पर पड़े निशानों से नापा। फिर वह गड्ढे से बाहर आया और घास झाड़ियों में झुककर कुछ ढूंढने लगा। मुझे लगता है कि अब और निशान नहीं बचे हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। मैंने 90 मीटर के दायरे में पूरा इलाका बहुत बारीकी से छान लिया है। अच्छा, उठते हुए होम्स ने कहा। जब तुम कह रहे हो तो मुझे ऐसा करने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए, पर मैं अंधेरा होने से पहले जरा इस इलाके की सैर करना चाहता हूँ, जिससे कल मुझे यह सब जाना पहचाना लगे और मैं घोड़े की इस नाल को अपनी जेब में रख लेता हूँ ताकि सब कुछ ठीक रहे। कर्नल रॉस, जो मेरे दोस्त के शांत और कायदेपूर्ण तरीके से बेचैन हो रहा था, अपनी घड़ी की ओर देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो इंस्पेक्टर, वह बोला। कई मुद्दे हैं जिन पर मुझे तुम्हारी राय चाहिए, खासकर यह है कि हमारा आम जनता के प्रति फर्ज बनता है या नहीं कि हम अपने घोड़े का नाम घुड़दौड़ से हटा लें। बिल्कुल नहीं, होम्स ने दृढ़ता से कहा। मेरी माने तो मैं नाम बना रहने दूंगा। कर्नल ने अभिवादन किया। तुम्हारी राय लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, वह बोला। तुम्हारी सैर खत्म हो जाए तो हमें स्ट्रेकर के घर मिलना, फिर हम एक साथ टैविस्टॉक तक चल सकेंगे। वह इंस्पेक्टर के साथ मुड़ा। होम्स और मैं धीरे धीरे उस इलाके की सैर करने लगे। मेपल्टन के अस्तबलों के पीछे सूरज ढलने लगा था और हमारे सामने का लंबा ढलान सोने में डूबा था, और जहां जहां मुरझाए पत्तों पर शाम की रोशनी पड़ रही थी, वहां का नजारा गहरे कत्थई रंग का था। पर मेरे दोस्त के लिए ये खूबसूरत नजारे बेकार ही थे, क्योंकि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसा है वॉटसन, आखिर में वह बोला। फिलहाल के लिए यह सवाल टाल देते हैं कि जॉन स्ट्रेकर को किसने मारा, और इस बात पर ध्यान देंगे कि घोड़े का क्या हुआ। अब यह माने कि हादसे के पहले या बाद में वह किसी तरह निकल भागा, तो सवाल यह है कि फिर वह कहाँ गया। घोड़ा बड़ा मिलनसार होता है। अगर वह अकेला होता तो अपनी छठी इंद्रिय के साथ या तो किंग्स पाइलैंड लौट जाता या फिर मेपल्टन की ओर जाता। वह इस बियाबान में क्यों भटकता फिरता? अब तक वह दिखाई पड़ चुका होता और खानाबदोश उसका अपहरण क्यों करते? ये लोग संकट देखते ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि पुलिस इनको तंग करे। वे ऐसा घोड़ा बेचने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। वे अपने को जोखिम में डाल देते और उसे चुराने से इनको कोई फायदा नहीं होता, यह बात तो साफ है। तो फिर वह कहाँ है? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वह या तो किंग्स पाइलैंड गया होगा या मेपल्टन। वह किंग्स पाइलैंड में नहीं है, इसलिए वह मेपल्टन में है। हम यह बात मान कर चलेंगे और देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। जैसा इंस्पेक्टर बता चुका है, यह इलाका बहुत ही सूखा और सख्त है, पर मेपल्टन की ओर यह ढलने लगता है, और तुम यहाँ से देख सकते हो कि वहाँ पर एक लंबा गड्ढा है जो सोमवार रात को बहुत गीला रहा होगा। अगर हमारा अंदाज ठीक है तो घोड़े ने उसको पार किया होगा और वहीं से हमको अपने सुराग ढूंढने शुरू करने होंगे। इस बातचीत के दौरान हम तेज तेज चल रहे थे और कुछ ही मिनटों में हम गड्ढे तक आ पहुंचे। होम्स के आग्रह पर मैं दाएं किनारे पर गया और वह बाएं किनारे पर मैं अभी 50 कदम भी नहीं चला था कि मैंने उसे चिल्लाते सुना और देखा कि वह मेरी ओर हाथ हिला रहा है। उसके आगे की मुलायम मिट्टी में घोड़े का निशान साफ दिख रहा था और उसकी जेब में पड़ी नाल उस निशान से हूबहू मिल रही थी। कल्पना की शक्ति देखो, होम्स ने कहा। यह गुण ग्रेगरी के पास नहीं है। हमने पहले कल्पना की कि क्या हुआ होगा, फिर उस अनुमान पर काम किया और देखा कि हम सही थे। चलो चलते हैं। हम दलदल वाले इलाके से गुजरते हुए फिर 2 किलोमीटर सूखी सख्त जमीन पर आए। यहाँ पर फिर से ढलान थी और हमें फिर से वे निशान दिखे। फिर 2 किलोमीटर तक वे खो गए, पर मेपल्टन के पास फिर से दिखाई पड़े। होम्स ने ही उनको पहले देखा और वह विजयी भाव से उनकी ओर इशारा करता खड़ा हो गया। घोड़े के साथ साथ किसी आदमी के चलने के भी निशान थे। पहले तो घोड़ा अकेला था, मैं चिल्लाया। बिल्कुल, पहले वह अकेला था। अरे, यह क्या है?
दोहरे निशान अचानक किंग्स पाइलैंड की ओर मुड़ गए थे। होम्स ने सीटी बजाई और हम दोनों उसके पीछे पीछे चले। उसकी आंखें निशान पर थी, पर मैंने थोड़ा सा अपने आजू बाजू देखा और मुझे ताज्जुब हुआ कि वही निशान वापस फिर से उल्टी दिशा में आ रहे हैं। तुमको भी शाबाशी देनी होगी, वॉटसन, होम्स ने कहा जब मैंने इस ओर उसका ध्यान खींचा। तुम्हारी वजह से हम बहुत दूर पैदल चलने से बच गए हैं। वापसी में हमें अपने पैरों के भी निशान मिलते। चलो वापस चलते हैं। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। हम मेपल्टन अस्तबल के गेट पर आ खड़े हुए थे। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, एक साइज दौड़ता हुआ बाहर आया। हमें यहाँ कोई ताकझांक नहीं करनी चाहिए, वह बोला। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वह बोला। उसने जेब में एक अंगुली और एक अंगूठा डाला हुआ था। अगर मैं कल सुबह 5 बजे आऊं तो क्या तुम्हारे मालिक मिस्टर साइलस ब्राउन के लिए बहुत ज्यादा जल्दी होगा? शर्लॉक होम्स ने आधा क्राउन अपनी जेब में वापस डाला कि तभी एक लड़ाकू सा दिखने वाला अधेड़ आदमी गेट से बाहर आया। उसके हाथ में चाबुक था। यह क्या डॉसन, वह बोला। कोई फालतू की बात नहीं करो। जाकर अपना काम करो। और तुम यहाँ किस गलत इरादे से आए हो? तुमसे 10 मिनट के लिए बातचीत करना चाहता हूँ, भाई साहब, होम्स ने बड़ी मीठी आवाज में कहा। मेरे पास हर एरेगेरे से बात करने का समय नहीं है। हमें यहाँ अजनबी नहीं चाहिए। भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ सकता हूँ। होम्स आगे झुका और ट्रेनर के कान में कुछ कहा। वह बुरी तरह चौंक गया और उसकी कनपटी तक लाल हो गई। यह झूठ है, वह चिल्लाया, सफेद झूठ। बहुत बढ़िया। इसके बारे में यहाँ सबके सामने बहस करें या अंदर कमरे में चले? ठीक है, अंदर आना चाहते हो तो आओ। होम्स मुस्कराया। मैं बस कुछ ही मिनटों का इंतजार करवाऊंगा, वॉटसन, वह बोला। और अब मिस्टर ब्राउन, मैं तुम्हारे हवाले हूँ। 20 मिनट हो गए थे और शाम की लाली धुंधलके में तब्दील हो गई थी जब होम्स और ट्रेनर बाहर आए। आज तक मैंने किसी में इतना बदलाव नहीं देखा जितना इस समय साइलस ब्राउन में देखा। उसके चेहरे पर मुर्दानगी छाई हुई थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उसका हंटर पेड़ की टहनी की तरह हिल रहा था। उसका झगड़ालू रूप गायब हो चुका था और वह चुपचाप मेरे दोस्त के साथ ऐसे चला आ रहा था जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक के साथ हो। जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। वैसा ही होगा, वह बोला। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, होम्स ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों की चेतावनी देखकर दूसरा दहल गया। नहीं, कोई गलती नहीं होगी। वह वहां मौजूद होगा। पहले मैं उसे बदलूं या नहीं? होम्स ने कुछ सोचा फिर हंस पड़ा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुमको चिट्ठी लिख कर बताऊंगा। अब कोई चालाकी नहीं, वरना। ओह, मेरा भरोसा करो। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भरोसा कर सकता हूँ। कल मैं तुमसे संपर्क करूंगा। वह मुड़ा और उस कांपते हुए हाथ को अनदेखा कर दिया जो उसकी ओर बढ़ा हुआ था और हम किंग्स पाइलैंड की ओर बढ़े। आपका अनुमान सही है। अगर उस समय कोई जाग जाता है तो वही है, क्योंकि वह सबसे पहले उठ जाता है। पर वह यही है और तुम्हारे सवालों का जवाब खुद देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि वह मुझे पैसा लेते हुए देखे। बाद में चाहो तो दे देना। मैंने एक ही इंसान को गुंडे, डरपोक और चालाक रूप में एक साथ नहीं देखा जितना साइनस ब्राउन है, होम्स ने कहा। जब हम एक साथ चल रहे थे तो फिर घोड़ा इसके ही पास है। वह मना कर रहा था, पर मैंने उसको हूबहू बताया कि क्या हुआ था और उस सुबह उसने क्या किया था। उसे भरोसा हो गया कि मैं उसे देख रहा था। तुमने चौकोर पंजों के निशान देखे थे और उसके बूट उन निशानों के आकार के थे। यह भी सही है कि कोई नौकर यह करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने उसे बताया कि कैसे, जब आदत के मुताबिक यह सबसे पहले जग गया तो उसने देखा कि एक घोड़ा यहाँ वहाँ घूम रहा है। कैसे वह उसके पास गया और उस घोड़े के माथे पर सफेद निशान देखकर, जिससे उसका नाम सिल्वर ब्लेज पड़ा, वह चौंक गया क्योंकि वह पहचान गया था कि यही वह लोकप्रिय घोड़ा है जो उस घोड़े को हरा सकता था जिस पर उसने पैसा लगा रखा था। फिर मैंने बताया कि कैसे उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसे वापस किंग्स पाइलैंड ले जाए और कैसे उसके अंदर के शैतान ने उसे समझाया कि कैसे वह दौड़ खत्म होने तक घोड़े को छिपा सकता है और कैसे वह घोड़े को वापस ले गया और मेपल्टन में छुपा दिया। जब मैंने उसे छोटी छोटी बातें बता दी तो उसने हार मान ली और अब अपने को बचाने की सोच रहा है। पर उसके अस्तबल की तो तलाशी ले ली गई थी, मैंने पूछा। उस जैसे आदमी के पास कई तरकीबें हैं, होम्स ने दूर ऊंची नीची घास के मैदान को निहारते हुए जवाब दिया था। पर क्या तुमको घोड़ा उसके कब्जे में छोड़ने में डर नहीं लग रहा, क्योंकि वह उसको चोट पहुंचाना चाहेगा?
माय डियर फेलो, वह उसको आंख का तारा बना कर रखेगा। वह जानता है कि माफी पाने के लिए उसे घोड़ा सुरक्षित दिखाना होगा। कर्नल रॉस मुझे ऐसा आदमी नहीं लग रहा था जो किसी भी मामले में जरा सी भी माफी देने को तैयार होगा। मामला कर्नल रॉस के हाथ में नहीं है। मैं अपने ही तरीकों पर चलता हूँ और उतना ही ज्यादा या कम बताता हूँ जितना मुझे ठीक लगता है। मैं नौकरी पेशा नहीं हूँ और इसका यही फायदा है। पता नहीं कि तुमने देखा या नहीं वॉटसन, पर कर्नल का रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त है। अब मेरी इच्छा है कि मैं उसके साथ कुछ मजाक करूं। उसको घोड़े के बारे में कुछ नहीं बताना, तुम्हारी इजाजत के बगैर हरगिज नहीं। और बेशक जॉन स्ट्रेकर को किसने मारा, इस सवाल के आगे यह बात बड़ी मामूली है। और अब तुम अपना ध्यान उस ओर लगाओगे? नहीं, बल्कि हम दोनों आज रात की ट्रेन से वापस लंदन जा रहे हैं। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। हमें डेवनशायर आए कुछ ही घंटे हुए थे और यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि वह ऐसे केस से मुंह मोड़ लेगा जो उसने इतनी होशियारी से शुरू किया था। मैं उससे एक भी शब्द और नहीं निकलवा सका जब तक हम वापस ट्रेनर के घर नहीं पहुंच गए। कर्नल और इंस्पेक्टर पार्लर में हमारा इंतजार कर रहे थे। मेरा दोस्त और मैं मिडनाइट एक्सप्रेस से वापस शहर जा रहे हैं, होम्स ने कहा। हमने तुम्हारे खूबसूरत शहर की ताजी हवा खाई है। इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें खोली और कर्नल के होंठ व्यंग्य से टेढ़े हो गए। तो तुम बेचारे स्ट्रेकर के हत्यारे को हिरासत में लेने से कतरा रहे हो? वाह! होम्स ने कंधे उचकाए। हाँ, इस काम में बड़ी मुश्किलें हैं, फिर भी मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारा घोड़ा मंगल की दौड़ में शामिल हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जॉकी तैयार रखोगे। क्या मैं मिस्टर जॉन स्ट्रेकर की फोटो मांग सकता हूँ? इंस्पेक्टर ने जेब से एक लिफाफा निकालकर उसको थमा दिया। माय डियर ग्रेगरी, तुम पहले से ही भांप लेते हो कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 मिनट यहाँ पर रुको, मुझे जरा नौकरानी से एक सवाल पूछना है। मुझे कहना पड़ेगा कि मैं अपने इस लंदन कंसल्टेंट से निराश हूँ, कर्नल रॉस ने सपाट कहा जब शर्लॉक होम्स कमरे से बाहर निकला। मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले में उसके आने के बाद जरा भी आगे बढ़े हों। कम से कम तुमको यह दिलासा तो है कि तुम्हारा घोड़ा दौड़ में भागेगा। हाँ, उसने दिलासा तो दी है, कर्नल ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे तो घोड़ा चाहिए। मैं अपने दोस्त के पक्ष में कोई जवाब देना चाहता था कि वह फिर से कमरे में आ गया। अब दोस्तों, वह बोला, मैं टेविस्टॉक जाने के लिए तैयार हूँ। वह गाड़ी में चढ़ा तो अस्तबल वाले एक लड़के ने दरवाजा खोला। होम्स को अचानक कुछ सूझा क्योंकि उसने झुककर लड़के की बाह छुई। तुम्हारे पास कुछ भेड़ें भी हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? मैं करता हूँ सर। क्या तुमने उनमें कोई नई बात देखी है? सर, कोई खास बात नहीं थी, पर उनमें से 3 लंगड़ी हो गई है। मैंने देखा कि होम्स बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसने हंसते हुए हाथ मले। बहुत लंबा तुक्का था वॉटसन, बहुत लंबा तुक्का। मेरी बाह पर चुटकी काटते वह बोला। ग्रेगरी, मैं तुम्हारा ध्यान भेड़ों में हुई इस अजीब बीमारी की ओर खींचना चाहता हूँ। गाड़ी चलाओ। कर्नल रॉस के चेहरे पर अब भी वह भाव था कि वह मेरे दोस्त की काबिलियत को ज्यादा अच्छा नहीं समझता था, पर मैंने इंस्पेक्टर के भाव से समझ लिया कि उसका ध्यान इसी ओर है। तुमको यह बात काम की लगती है? बहुत ज्यादा। क्या कोई और मुद्दा बचा है जिसकी ओर तुम मेरा ध्यान खींचना चाहते? हाँ, रात के समय कुत्ते के रवैये की ओर। कुत्ते ने तो रात को कुछ नहीं किया। यही तो ध्यान देने वाली बात है, शर्लॉक होम्स ने कहा। 4 दिन बाद मैं और होम्स फिर से विंचेस्टर की ओर जाने वाली ट्रेन में थे। वेसेक्स कप की रेस देखने के लिए पहले से तय हो गया था और कर्नल रॉस हमें स्टेशन के बाहर मिला। हम उसकी गाड़ी में बैठ शहर के पार रेसकोर्स पहुंचे। उसका चेहरा गंभीर था और व्यवहार ठंडा। मुझे अपना घोड़ा कहीं भी नजर नहीं आया। वह बोला, शायद उसको देखकर तुम उसे पहचान लोगे, होम्स ने पूछा। कर्नल बहुत नाराज था। मैं 20 सालों से मैदान पर हूं और किसी ने मुझसे यह सवाल आज तक नहीं किया है। एक बच्चा भी सिल्वर ब्लेज को उसके सफेद माथे और चितकरे पैर से पहचान लेता।